पहले तो हमें ये समझना होगा जो गुजरात विधानसभा की सीटें हैं उसमें पाटीदार समुदाय का क्या रोल है और कितना इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से हार्दिक कह रहे हैं कि वो केवल राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, उन्हें समाज की भलाई करनी है, उनको समाज को एक मयार दिलाना है। उसमें जो ये खोडलधाम ट्रस्ट के प्रमुख है नरेश जी, इनको कांग्रेस ने लेने में देरी की, इसको लेकर भी हार्दिक की थोड़ी नाराजगी है। एक तरीके से जो मेहसाणा अदालत के फैसले के बाद उनको ये जो पिछले 2 दिन पहले जो एक राहत मिली, उसने कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल जो बहुत असमंजस की स्थिति में थे अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर, उनकी दिशा और दशा को तय करने के लिए एक मैदान खुला उनको उपलब्ध करा दिया। शायद यही वजह है कि वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस की स्थिति का आकलन कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि राज्य में तमाम कवायद के बावजूद जो कांग्रेस की स्थितियां हैं, कांग्रेस भीतर घात से जिस तरह से जूझ रही है, वहां पर जो कांग्रेस का संगठन है वो उसकी कोई स्थायित्व की बात नहीं हो पा रही है। और जिस तरीके से अहमद पटेल के निधन के बाद उनके बेटे ने भी कहा कि उनको वो स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व के साथ लड़ाई लड़ रही है, उसको देखते हुए हार्दिक पटेल के इस बयान के बहुत ही गहरे संदर्भ लिए जाने चाहिए। और मुझे लगता है कि पार्टी आलाकमान को भी इसको लेकर थोड़ा और सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि हार्दिक भी भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं। तो आप ये इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये जो विधानसभा की राजनीति में क्षेत्रीय जो दल होते हैं और जो क्षेत्रीय राजनीति होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। और हिंदुस्तान में अभी भी राज्यों की राजनीति में जातिवादिता, इस तरीके के जो नेता हैं उनका स्थान है और इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। शायद यही वजह है कि यही वजह है कि हार्दिक पटेल अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अभी बार्गेन करने की स्थिति में है। और अगर वो बार्गेन कर लेते हैं तो आप ये तय मानिए कि अगर वो किसी भी पार्टी के लिए जाएंगे तो उसके लिए तो जिस तरीके से पाटीदारों का उनको समर्थन प्राप्त है तो वो बोनस तो है ही। तो शायद अपनी इस जो बोनस छवि है उसको भुनाने के लिए ही हार्दिक इस तरह की कवायद कर रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया इस पूरी स्थिति का आकलन करने के बाद। देखिए यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट हमें समझनी होगी। आज भी कांग्रेस के 2 विधायक जो पूर्व विधायक हैं, इंद्रनील राजगुरु हैं और वशराम सोगठिया हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। इससे पहले प्रवीण मारू ने भी मतलब कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। तो वहां पर दिसंबर के लगभग चुनाव होने हैं और अभी के जो वहां राजनीतिक बिसात है उसमें उत्तर प्रदेश के नतीजों के तुरंत बाद मोदी का गुजरात जाना और वहां पर उनका उस जश्न को शेयर करना, आम आदमी पार्टी का वहां पर मान के साथ जाना और दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब छोड़कर अभी पंजाब में सरकार का गठन ही हुआ है सीधे गुजरात पहुंच जाना। तो कुल मिलाकर गुजरात इस समय जो राजनीतिक दल है उनकी प्रयोगशाला बन गया है। खास तौर पर गुजरात के लोग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन देख रहे हैं और वो इसलिए देख रहे हैं कि वहां की जो 182 सीटें हैं उनमें 70 सीटों पर पाटीदार समुदाय है। 1980 से पाटीदार समुदाय ने जब कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा, तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी उनको संतुष्ट करती रही, उनके नेताओं को वरीयता देती रही और वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहे। लेकिन 2012 और जो 17 का चुनाव है उसका अगर हम आकलन करें तो हम ये पाते हैं कि 2012 के चुनाव में जहां केवल यहाँ 48% पाटीदार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वहीं 2017 में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हार्दिक पटेल का कांग्रेस के साथ जाना उनके लिए वरदान साबित हुआ। कांग्रेस ने 82 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटें जीती थी, तो 18 सीटों का है, वोट परसेंटेज में भी ये बहुत कम है। लेकिन अभी जो वहां पे जिस तरीके से दर्शन देसाई जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी, देखिए कोई भी सरकार होती है तो जो जनता है उसको विकल्प चाहिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ये एक लोकतंत्र की परिपाटी है
कि जिस तरीके से अगर पश्चिम बंगाल का उदाहरण लें तो वो एक बिल्कुल सर्वोच्च उदाहरण है कि वहां पर जिस तरह से वाम दलों के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही थी, लेकिन कांग्रेस बार-बार प्रयास में विफल हो रही थी। परंतु जैसे ही ममता बनर्जी टीएमसी के साथ वहां पर आई, तो लोगों को विकल्प मिला और अब वहां पर दीदी की सरकार हो गई है। तो ऐसे में राष्ट्रीय दलों से ज्यादा जो क्षेत्रीयता की भावना है वो लोगों में प्रबल होती है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मैं अभी आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी देख रही हूँ, जिस तरह से उसने 72 सीटें ली, चाहे वो शहरी क्षेत्र की थी या कैसी भी थी, अभी वो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से अपने पांव पसार रही है, कैंपेन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रही है और वो कांग्रेस का ऑल्टरनेट है। तो आम आदमी पार्टी का आना कांग्रेस और ये कहिए भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हम आकलन लगाएं तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने पटीदार समुदाय को एक अच्छा प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के 44 एमएलए हैं पटीदार समुदाय से, 6 सांसद हैं और 3 राज्यसभा सांसद हैं जो पटीदार समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके साथ ही जो इस मर्तबा वहां पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो छोटे दल हैं, जिस तरीके से देसाई जी कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो लेके चलती थी कि वहां के जो रिजर्व वोट्स हैं, जो दलित समुदाय है, जो आदिवासी समुदाय है, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर अभी जमीन पर काम कर रही है। जो अभी मेरा आकलन है, जो मेरी कुछ नेताओं से बात हुई गुजरात में कि किस स्ट्रैटेजी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि इस मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को 20 साल की एंटी इनकम्पेंसी का भी जवाब देना है। ऐसा कहा जाता था कि वहां पे दंगे नहीं हो रहे हैं, तो इस बार रामनवमी पे वहां पर जो कुछ भी हुआ उसने उस भ्रम को भी तोड़कर रख दिया है। तो कुल मिलाकर अभी जो इस मर्तबा गुजरात का विधानसभा चुनाव होना है वो राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जनता की बात कर जिस तरह से पंजाब में उन्होंने कहा, फ्री शिप की जो दौर है ना, ये जो मिल रहा है जनता को फ्री शिप का लुभावने जो स्लोगन्स के साथ आ रहे हैं, आपने दिल्ली की स्थिति को देख लिया है। पंजाब में भी उन्होंने कहा था महिलाओं को 1000 रुपए, पानी बिजली फ्री और इस तरीके की फ्री शिप के साथ पंजाब भी उनके पास गया। और अब गुजरात में निकायों में उनका कब्जा 72 सीटों पर है और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, गुजरात में अभी तक फ्री शिप की बात नहीं की। वहां पर आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है वो है एक विकल्प के तौर पर उभरने की। तो ये जो विकल्प के तौर पर उभार है ना पार्टी का, ये उसको फायदा करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि 20 साल की एंटी इनकम्पेंसी के साथ अभी जो गुजरात है वहां पर अभी पिछले दिनों जब बजट सत्र का दूसरा चरण हुआ था तो उसमें भी ये मामला आया था कि वहां पर कोयले को लेकर एक बड़ा लगभग 6000 करोड़ का घोटाला हुआ है। और जो मौजूदा सरकार है उसके ऊपर इसी तरीके से जो नल पे जल है उसको लेकर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। जो राशन वितरण है उसको लेकर भी कुछ मामले सुगबुगाहट आई है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ना, इसको लेकर आम आदमी पार्टी जिस तरह से स्ट्रैटेजी के साथ जा रही है, और कांग्रेस की विडंबना ये है कि ठाकुर जो है वो जितना कुनबा समेटने की चेष्टा कर रहे हैं, वो कुनबा उतना ही एक तरीके से बिखराव की ओर जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पहले ही काफी विधायक कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं, अब हार्दिक पटेल भी आंख दिखा रहे हैं। और जिस तरीके की समीकरण बन रहे हैं गुजरात में, तो ये कहना चाहिए कि गुजरात जो है वो विकल्प की राजनीति तलाश रहा है और उस विकल्प की राजनीति में आम आदमी पार्टी उसके साथ गलबैया करता हुआ नजर आ रहा है। उसको आम जन का सहयोग मिल रहा है। कांग्रेस संगठन के लिहाज से काफी पिछड़ गई है और अब दिसंबर में अगर चुनाव होने हैं और अभी तक वहां पर संगठन के बिखराव का ये आलम है और आज भी उसके 2 पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, तो इस स्थितियों का अंदाजा लगाया जाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि गुजरात जो है हार्दिक पटेल कांग्रेस से नाराज हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जाए या ना जाए, लेकिन वो आम आदमी पार्टी का चेहरा हो सकते हैं, इसे तय माना जा सकता है। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।